हेलो दोस्तों, मैं स्वयं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग हिंदी का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला के ऊपर। और वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले वर्ड, शब्द, वाक्य, शब्द, फिर वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो सेकंड लेक्चर पढ़े थे उसमें हम लोगों ने भाषाओं के बारे में पढ़ा था। तो भाषा के बारे में हम लोग क्या समझे थे कि भाषा वह माध्यम है जिससे विचारों और भावों का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब जैसे आप बैठे मेरे सामने, मैं हूँ, जब तक हम लोग चुप बैठे रहेंगे तब तक हमारे भावों और विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है ना। जब तक हम लोग अपने मुखार बिंदुओं से कुछ बोले ना अपने बारे में, जैसे अगर मैं बोलूँ यार मैं बड़ा दुखी हूँ, आज मैं बड़ा दुखी हूँ या फिर आज मैं बड़ा खुश हूँ, तो यह बताने के लिए हमको भाषाओं का सहारा लेना पड़ रहा है आपको बताने के लिए, तभी आप समझ पा रहे हैं कि हाँ मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ। तो बोल सकते हैं हम लोग भाषा के बारे में कि अपने विचारों और भावों का जो आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो हमारी भाषा होती है और भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाषा कितने प्रकार की, तो भाषा तो बहुत सारे प्रकार की होती है। जैसे आपकी हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, फारसी हो गई, उर्दू हो गई, है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हिंदी के बारे में, और हिंदी को ही लेकर के आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग जानते हो कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, ये भी आप लोग जानते हो। और हिंदी में कितने वर्णमाला हैं? जो हिंदी में वर्णमाला है वो कितनी है? 52 है। अगर वहीं इंग्लिश की बात कर ली जाए तो इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में 26 है। इसमें आपका अ से लेकर के औ तक और क से लेकर के य तक यह आपकी वर्णमाला व्यवस्थित है इसमें। फिर उसके बाद यह ए से लेकर के जेड तक। अगर मैं लिखूं राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यह क्या है? एक प्रकार का वाक्य है। और लिखने का तरीका आप लोग देख रहे हैं कि हम इसको लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं। हम लोग राइट से लेफ्ट नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो देवनागरी लिपि है वो हमको कहती है कि आप जो भी लिखेंगे वो लेफ्ट से राइट ही लिखेंगे, राइट से लेफ्ट नहीं लिखेंगे। जैसे आप उर्दू की बात कर लें, उर्दू तो इधर से लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो उनका एक अलग है ना फंडा है और हमारे देवनागरी लिपि का एक अलग फंडा है। हमारी देवनागरी लिपि कहती है कि हम लोग लेफ्ट से राइट लिखेंगे। और लिपि क्या होती है? लिपि आप लोग जानते हो कि लिपि एक लिखने का तरीका होता है। जैसे क, ख, अगर जो भी लिख रहे हैं क या फिर ख, जो भी है, यह एक लिखने का तरीका। अगर इसी को अगर आप अलग भाषा में जाएंगे तो इसको एक अलग तरीके से लिखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि देवनागरी लिपि क्या है, भाषा क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ण की कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण देखिए दोस्तों, क्या होता है कि वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े न किए जा सके। तो जिसके भी टुकड़े नहीं किए जा सके और वह सार्थक ध्वनि होनी चाहिए उसको वर्ण कहा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं करूँ क्रिकेट 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 करूँ तो इसको आप बोलोगे कि यह सार्थक ध्वनि तो निकल रही है ना। मैं पिट करूँ तो ऐसा भी एक सार्थक ध्वनि तो निकल नहीं रही है। इसमें कोई मतलब होना चाहिए ना, ध्वनि आनी चाहिए तो उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि ध्वनि, छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए, छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि, है ना, क्या? सार्थक ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है।
वर्ण कहलाता है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बोर मत होइएगा, इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन, तो आने वाले जो चैप्टर हैं आपके, जैसे संधि हो गया, वर्तनी हो गया, है ना, अशुद्ध शब्दों का शुद्ध शब्द हो गया, इन सारे टॉपिकों को आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। आधा संधि तो आपकी यहीं खत्म हो जाएगी, है ना। आपको वर्णमाला समझते समझते, स्वर और व्यंजन समझते समझते आधी संधि आपकी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा और पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा, और गारंटी मैं लेता हूं कि मैं एक डिटेल्ड वाइज एक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ूंगा और सारी चीजें आपकी क्लियर कराते हुए चलूंगा, ठीक है। तो छोटे से छोटे सार्थक ध्वनि जिनके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों को जब मिला दिया जाता है, वर्णों का एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और शब्दों का एक सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे मैं लिखूं यहां पे, राम स्कूल जाता है, तो यह क्या है? देखिए, राम क्या है? एक शब्द है, स्कूल भी एक शब्द है, जाता है वो भी एक शब्द है भी एक शब्द है। और इन सबको जब मिला दिया गया है, इन सब शब्दों को जब मिला दिया गया है, तो ये क्या हो गया? एक वाक्य बन गया है ना। और इस राम में अगर मैं पूछूं कि कितने वर्ण हैं, तो देखिए राम में कितने वर्ण हैं? एक तो र प्लस आ और म प्लस अ, कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, और 4 वर्णों को मिलाकर के हमने राम लिखा। और उसी प्रकार से वर्णों को मिलाकर के, वर्णों का एक सार्थक समूह मिलाकर के हमने एक शब्द बनाया, और शब्दों का सार्थक समूह मिलाकर के हमने वाक्य बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि वर्णों के प्रकार के बारे में, कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, है ना। और वर्णों का जो लिखने का तरीका होता है, वर्णों को जो लिखने का तरीका होता है वही वर्णमाला कहलाता है। मतलब कि वर्णों को लिखने का सार्थक रूप ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। जैसा कि अगर मैं लिखूं यहां पे, आ लिख दूं, फिर ई लिख दूं, फिर ई लिख दूं, फिर उ लिख दूं, फिर ऊ लिखूं, फिर औ लिख दूं, फिर ओ लिखूं, तो क्या ये सार्थक रूप है? क्या यह एक व्यवस्थित क्रम है? क्या ये एक व्यवस्थित क्रम है? नहीं है ना। जब तक इसको, ठीक है, व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे तब तक वो वर्णमाला नहीं सकती। हम लोग छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। हम लोग छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ह्रस्व से हम लोग दीर्घ की तरफ बढ़ते हैं। तो सार्थक क्रम क्या होगा इसका? अ लिखें, फिर आ लिखें, फिर ई लिखें, फिर ई लिखें, फिर उ लिखें, फिर ऊ लिखें। ऐसे ये क्या है? एक सार्थक क्रम है। तो क्या वर्णों का सार्थक क्रम या सार्थक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, या फिर व्यवस्थित क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वर्णमाला, ठीक है, वर्णों के प्रकार के ऊपर। जो वर्णों के प्रकार हैं, वर्णों के प्रकार, दोस्तों वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, या फिर जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, वो स्वर कहलाते हैं। बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से जो बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं।
और जो किसी सहायता के साथ, जो किसी से मिल करके किसी के सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन। तो इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं। और उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? 11 होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे 10 भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग 11 को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी 11 को लेकर के ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, है ना, इसको भी रोक के रखते हैं। कौन कौन से आते हैं? अ आता है, आ आता है, ई आता है, ई आता है, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये जो है वह स्वर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इनकी मात्राओं को भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है? कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से है, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से है, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से है, और इसकी ऐसे। इसकी मात्रा जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और इसकी मात्रा जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी बात करें तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है, इसकी बात करें तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है, और इसकी मात्रा यह होती है। ठीक है, और एक बात बताएं आप लोगों को, ये तो उच्चारण के आधार पर 11 होती है, लेकिन हम लोग जब लिखित आधार पर देखते हैं तो 2 और बढ़ जाते हैं, 2 स्वर और बढ़ जाते हैं। वो कौन से? लिखित रूप में लिखित 2 और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? अंक और अह। ठीक है, ये अनुस्वार वाला। तो इसको भी अभी रोक के रखते हैं, अभी हम लोग इनको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये तो उच्चारण के आधार पर 11 और लिखित आधार पर 2 और बढ़ जाते हैं, तो 11 2 13। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उच्चारण के आधार पर 11 स्वर होते हैं और लिखित आधार पर कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। अब देखिए, अब इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मूल स्वर कौन होते हैं और संयुक्त स्वर कौन होते हैं। इसमें भी कई प्रकार के हैं। अब इसी को डिटेल्ड में एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बोलने के आधार पर, समय के आधार पर, है ना, उच्चारण के आधार पर, बाकी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हैं, ठीक है, समय के आधार पर कितने प्रकार के हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। पहले इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए, तो जो स्वर होते हैं, एक तो होता है आपका मूल स्वर, एक होता है आपका मूल स्वर, और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं वो देखिए। और ई और उ, ये जो तीनों होते हैं ये लोग मूल स्वर होते हैं, जो बिना किसी के सपोर्ट से बनते हैं, है ना। जो बिना किसी के सपोर्ट से हैं वो सिंगल हैं, वो होते हैं मूल स्वर। लेकिन जो किसी से मिल करके बने होते हैं, जो किसी न किसी से मिल करके बने होते हैं, वो होते हैं संयुक्त स्वर। जैसे आपका हो गया आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो होते हैं ये लोग संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखिए यह किससे किससे मिलकर के बना है। ये जो आपका बना है वो अ प्लस अ से मिलके बना है। ये किससे बना है मिलके, है ना। ये तो आपका ठीक है मूल स्वर है ना, वो मैंने गलती से लिख दिया था ए आपके। ये किससे किससे मिलकर के बना है, अ प्लस किससे मिलके बना है, ये किससे मिलके बना है, अ प्लस उससे मिलके बना है। अब ये किससे मिलके बना है ना, इसकी बात है ना। तो ये बना है आपका अ प्लस ई से मिलके बना। ए किससे मिलके बना है, ये आपका बना है अ
प्लस ए से। बात करते हैं ओ की, ए किससे मिलके बना है? तो अ प्लस उ, इससे मिलके बना है ओ। आओ की बात करें तो ये किससे मिलके बना है? अ प्लस ओ, इनसे मिलके बना है ओ। तो अब आप समझ पाए होंगे कि मूल स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर में आपके अ, ई और उ, और संयुक्त स्वर में कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो हैं वो लोग मिल करके बने हैं। तो ई किससे? आ किससे मिलके बना है? अ से। ई किससे मिलके बना है? इससे। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, है ना। उच्चारण के समय के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है। पहले उच्चारण के समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उच्चारण के समय के आधार पर, उच्चारण के समय आधार पर देखिए उच्चारण के समय आधार पर कौन कौन से होते हैं। पहले तो उच्चारण समय का आधार बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जिसको बोलने में कम समय लगे, है ना, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे या फिर जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगे, ऐसे स्वरों को भी कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री, यह ऐसे स्वर हैं जिसको बोलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग बोल करके प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ई ये छोटा है ना, उ और री, मतलब इनको बोलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए इनको बोला जाता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है। इनको होता है ह्रस्व स्वर। उसके बाद दूसरी बात करें हम लोग कि दीर्घ स्वर किसे बोला जाता है, यानी जिसको बोलने में समय लगे, कुछ समय ले, यानी कि इससे ज्यादा समय लगे, इससे ज्यादा समय ले इसमें, या फिर दोगुना समय लग जाए, तो उसको बोला जाता है दीर्घ स्वर। जैसे आपका आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, है ना, ए हो गया, हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। ये जो है ये लोग दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं, जिनको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगे। जैसे जिनको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है उनको बोला जाता है प्लुत स्वर। क्या बोला जाता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब जैसे मैं बुलाऊं राधा, है ना, सुनो, जैसे मैं खींच रहा हूं ना अपनी वॉइस को, जैसे मैं बोलूं राधा, राधा, है ना, जिसको बोलने में काफी समय लगता है, या फिर मैं बोलूं सुनो, सुनो, ऐसे बोलने में जिसको ज्यादा समय लगे, जिसको हम लोग खींच के बोले बहुत देर तक, उसको बोला जाता है क्या? प्लुत स्वर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उच्चारण के समय के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को, है ना, किन किन स्वरों को कहां कहां पे रखा गया है। एक बार देख लूं थोड़ा सा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, चल रहा है, राइट। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, जो हमारा मुख है, मुख में जो हवा निकलती है ना अंदर से, जब हम कुछ बोलते हैं, जब हवा निकलती है तो एक तो पहले टकराती है हमारे कंठ से, कंठ के बाद ए वाला भाग जो है वो कंठ है, कंठ के ऊपर वाला भाग एकदम उस साइड में जो है ए, मतलब यहाँ पे, वो आपका होता है तालु, और जो ऊपर होता है आपके, जो जीवा है, आपकी जीवा के ऊपर वाला भाग होता है, उसको बोलता है मूर्धन्य, ठीक है। और दांत के पास जो होता है
उसको बोला जाता है दंत, और जो होंठ पे है उसको बोला जाता है होस्ट। तो क्या होता है हमारे मुख में, ठीक है, कई स्थान है। जो कंठ के पास है, जो यहाँ पे है गले के पास, उसको बोला जाता है कंठ, ठीक है। एक होता है तालु, और तालु को भी बोला जाता है तालव्य, ठीक है, जो तालु है इधर। फिर जो जीवा के ऊपर है उसको बोला जाता है हम लोग मूर्धन्य, है ना, इसको मूर्धन्य बोला जाता है। फिर उसके बाद एक होता है दंत। दंत का मतलब क्या, जिनको बोलने में जो जीवा है वो दांत के साथ लगे, दंत। और आखिरी होता है ओष्ठ, ठीक है। अब जो भी स्वर होगा, जो स्वर कंठ से निकलेगा उसको कंठ स्वर, जो तालु से निकलेगा, जो तालु के पास से निकलेगा जिसकी ध्वनि, उसको तालव्य, जिसकी और जिसकी हवा जो है ना मूर्धन्य से टकराएगी वो मूर्धन्य, और जिसमें आपकी जीवा जो है वो दंत से टकराएगी, दांत से टकराएगी वो दंत, और जिसको बोलने में ओठों का हम लोग सहारा लेना पड़े, ओठों को, है ना, ओठों को प्रयोग में लाएंगे, उसको बोला जाएगा ओष्ठ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए जो अ है, आ, ई, उ, ए, ओ, है ना। देखिए और ये री, इसको बोल करके देखिए आप लोग। पहले इसकी बात करते हैं अ और आ की। इसको जब हम लोग बोलते हैं आ, तो देखेंगे यहां से आवाज निकल रही है। आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखिए, यहां से आवाज निकलेगी। तो ये क्या होते हैं, इसको बोला जाता है कंठ, ठीक है, कंठ स्वर, ठीक है, इसको बोला जाता है कंठ स्वर। इसको बोलकर देखिए ई मतलब जो कंठ से आवाज आती है, कंठ के थोड़ा सा ऊपर से आवाज आती होगी, ई, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए। तो ये होता है आपका तालव्य स्वर, उ, ठीक है। जो उ वाला निकल रहा है, ठीक है, इसमें आपके ओष्ठ, ओठों का सहारा लेना पड़ रहा है, ओठ ऐसे बन रहे हैं ना, उ, तो ये क्या है, ओष्ठ, ए, और जो ए वाले हिस्से हैं, है ना, ए और ए, ये क्या होते हैं, देखिए ये लोग दो जगह से निकल रहे हैं। ए, इसमें क्या है कि आपका कंठ वाला हिस्सा भी, है ना, सपोर्टेबल है, और आपके तालु वाला हिस्सा भी सपोर्टेबल है, दोनों ए, देखिए। तो इसको बोला जाता है कंठ तालव्य स्वर। और ओ और औ को देखिए, इसमें कंठ और ओष्ठ, ओ, इसमें क्या है, कंठ से भी आवाज आ रही है और आपके होंठ का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसको बोला जाता है कंठोष्ठ स्वर। और री जो है ये आपका मूर्धन्य में आता है, ठीक है। ये जो आपका है एक इसमें आता है मूर्धन्य में। तो आप लोग उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिए, ठीक है। उच्चारण स्थान में कौन कौन से, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इन चीजों में क्या हो रहा है, अ और आ कंठ से, ई और ई तालव्य से, उ और उ ओष्ठ से, ए और ए, ठीक है, कंठ और तालव्य दोनों से, ओ और औ, ये कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ दोनों से, और री क्या है, मूर्धन्य से है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देख रहे हैं बात व्यंजन की, ठीक है। व्यंजन को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है ना, ये चीजें समझ में आई होंगी। इसमें कितनी चीजें हम लोगों ने सीखा, स्वर के बारे में जाना, मूल स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में जाना, उसके बाद बोलने के आधार पर, है ना, उच्चारण में जो भी समय लग रहा था उसके आधार पर, फिर उच्चारण के स्थान के आधार पर भी हम लोग देख लिए, ठीक है।
इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ पा रहे हैं और समझ लिए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं हम लोग, और अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग व्यंजन के बारे में समझेंगे और व्यंजन का डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसको भी है ना किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है और किस प्रकार से कौन सा उसका कंठ वाला है, कौन सा ओष्ठ वाला है, कौन सा दंत वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और जिस किसी को भी हमारी क्लास पसंद आ रही हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों का हमारी क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।